नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। उत्तर प्रदेश में सत्ता की जंग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बीएसपी, सबने अपना अपना चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए चुनावी रथों की घर घर आवाज सुनाई पड़ने लगी है। आज इंडिया सबसे ज्यादा यही जानना चाहता है कि यूपी के चुनावी पथ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कैसे वोट के रथ दौड़ा रही है या दौड़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं इंडिया यह भी जानना चाहता है कि जब आंदोलन को लेकर किसान नेता आपस में बंटे हुए हैं तो आंदोलन पर खुद किसान क्या बोले। वहीं लोगों की नजर इस खबर पर भी है कि देश जीडीपी की बेहतरी का स्वागत तो करता है, लेकिन महंगाई की आफत कैसे जाएगी। तो इन तमाम खबरों का जिक्र आगे हम आपसे करेंगे विस्तार से, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और बुलेटिन की अब शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले जरा इसे समझिए। युगों पहले राजा अपने राज्य का विस्तार और अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। अब वक्त बदल गया है और नेता सत्ता के लिए रथ लेकर मैदान में उतरते हैं। यूपी में रथ वाली राजनीति भले ही कई दौर पुरानी हो, रथों का डिजाइन बदल गया हो, लेकिन जनता तक पहुंच बनाने में रथ वाली जो सियासत है वो कई बार काम आई है। यूपी के चुनावी समर में अखिलेश अपना रथ लेकर मैदान में उतर चुके हैं, तो उनके जवाब में अब बीजेपी भी 6 रथ उतारने की प्लानिंग कर रही है। अब सवाल ये कि यूपी के चुनावी पथ में किसका रथ सरपट दौड़ेगा। आप देखिए संवाददाता अजय दुबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दमदार लोगों को अभी देखा था हम लोगों ने सड़क पर, कैसे वो पीछे पीछे चलते चले आ रहे थे। ये आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? इस डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गया है। विजय का संकल्प ले रथ पर सवार अखिलेश चुनावी जंग में बजा रहे हैं रणभेरी। ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। तेवर भी हैं और तरकश में तीर कई। क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला सकते हैं? और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। और निशाने पर है बीजेपी। इन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। ये जो बर्बादी हुई है, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी। अखिलेश का पहला तीर निशाना योगी आदित्यनाथ पर। जो लोग कहते हैं दूसरे लोगों को माफिया, अपराधी, बताओ उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी बना है जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? अखिलेश का दूसरा तीर निशाना डबल इंजन की सरकार। इनके कार्यकाल में केवल बर्बादी हुई है, तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है? जो डबल इंजन की सरकार गरीबों की मदद ना कर सके, वो डबल इंजन की सरकार किसी काम की नहीं है। अखिलेश का तीसरा तीर निशाना जनता का दर्द। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए। ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पे चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। अखिलेश यादव का समाजवादी विजय संकल्प रथ बुंदेलखंड पहुंच चुका है और अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को चैलेंज करने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। अखिलेश का रथ जहां जहां जा रहा है वहां वहां अखिलेश जनता का मर्म पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बुंदेलखंड का बांध नहीं था, वो कहीं और का बांध था जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे। ये विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं, विज्ञापन में भी अपना विकास बताने के लिए रंग भी बदल रहे हैं। और 4.5 साल में तो लगता है कि ये नाम बदलने में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं।
बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है और यही वजह है कि अखिलेश ने यह मुद्दा उठाया। बुंदेलखंड वो इलाका है जहां 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। इन दोनों ही चुनावों में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। यही वजह है कि अखिलेश बुंदेलखंड से वादे भी कर रहे हैं और इरादे भी जता रहे हैं। इतने दिनों में कम से कम बुंदेलखंड की जनता ये मान गई है कि उनके वादे जुमले थे, जनता को झूठ बोला। डबल इंजन की सरकार आते आते बुंदेलखंड इंजन इनके फेल हो गए हैं और बुंदेलखंड की जनता यही पुकार रही है कि इस बार नहीं चाहिए भाजपा। चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश मुलायम का आशीर्वाद लेकर अपने रथ के साथ यूपी के दौरे पर बहुत पहले ही निकल चुके हैं। अखिलेश की रथ यात्रा में आ रही भीड़ से बीजेपी चौकन्नी हो गई है और यही वजह है कि इसकी काट के लिए अब वो भी यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी 6 अलग अलग यात्राएं निकालेगी। बीजेपी की कोशिश इन यात्राओं के जरिए हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने की होगी। इन यात्राओं के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो यह यात्रा जाति, वंश, परिवारवाद की दीवारों को तोड़ते हुए प्रदेश के अंदर विकास और राष्ट्रवाद की इस अलग को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का एक अभियान होगा भारतीय जनता पार्टी का। आपको याद दिला दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इन रथ यात्राओं का असर जनता तक पहुंचा था। बीजेपी को इस बार भी कुछ ऐसे ही जादू की उम्मीद है। दूसरी तरफ अखिलेश को लगता है कि रथ यात्रा निकालकर बीजेपी उनकी नकल कर रही है। इस बार नकल करने वालों का सफाया जनता करेगी। अब रथ की जरूरत नहीं है, इन्हें अपने काम को बताने की जरूरत है। ये अपना काम कब बताएंगे? काम बता नहीं रहे हैं, काम किया नहीं। दिल्ली से कैंची आती है, लखनऊ से फीता आता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इनके पास। यूपी के चुनावी इतिहास में रथ यात्राओं का जोर रहा है। 1989 में मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ निकाला था। इस बार अखिलेश का विजय संकल्प रथ यात्रा का रूट भी वही है जो 1989 में मुलायम ने लिया था। तब मुलायम को सत्ता हासिल हुई थी, तो क्या पिता के रास्ते पर चलकर अखिलेश इतिहास को दोहराना चाहते हैं? संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। और वक्त है आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय बताने का। हमारी राय यह है कि राजनीतिक रथ यात्राएं भी तभी कामयाब होती हैं जब वो लोगों के असल मुद्दों से जुड़ी होती हैं। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर हमें भेज सकते हैं। हम आखिर में आपको दिखाएंगे कि कितने लोग हमारी राय से सहमत हैं और कितने नहीं हैं। चुनाव में रथों की बड़ी अहमियत है। हम आपको बताएंगे अब कि आखिर उसकी अहमियत क्या है और वाकई में क्या राजनीतिक दलों को इसका फायदा मिलता रहा है या कई बार इसका नुकसान भी हुआ है। आपको इसका पूरा इतिहास अब हम बताने और दिखाने जा रहे हैं। राजनीतिक रथ यात्राओं ने कई नेताओं को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। कई राजनेताओं के लिए रथ यात्राएं बेकार भी चली गईं। 1989 मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ निकाला था, जिसका व्यापक असर हुआ। यूपी में जनता दल जीता और मुलायम पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2016 में अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने यूपी में ही किसान यात्रा निकाली, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर सिमट गई। 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा ने बीजेपी को नई जान दे दी। बीजेपी के लिए वो रथ यात्रा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। लेकिन 2004 में उसी आडवाणी की भारत उदय यात्रा फ्लॉप रही। बीजेपी और एनडीए चुनाव हार गए। 2002 में अखिलेश यादव ने क्रांति रथ निकाला। समाजवादी पार्टी उस साल विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर आई और 1 साल बाद ही मुलायम सिंह यादव की यूपी में तीसरी बार सरकार बन गई। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री 2016 में अखिलेश का समाजवादी विकास रथ सत्ता की मंजिल तक उन्हें पहुंचा नहीं पाया। 2017 का चुनाव वो बुरी तरह से हार गए। हां, 2012 में अखिलेश यादव ने जो क्रांति रथ दौड़ाया था वो जरूर अपने मकसद में कामयाब रहा। लेकिन देखिए अब
2020 में बिहार में तेजस्वी यादव का युवा क्रांति रथ आरजेडी के बहुत काम नहीं आया और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2012 में विवेकानंद विकास यात्रा निकाली जो बेहद कामयाब रही। लेकिन 2019 में देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा से बीजेपी को फायदा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी सहयोगी शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। तो देखिए, ये रथ यात्राओं का इतिहास रहा है, इसके क्या क्या फायदे हुए ये हमने आपको विस्तार से बताया। लेकिन क्या सिर्फ रथ यात्रा से ही बात बन जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ रथ यात्रा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रथ यात्राओं की होड़, और दूसरी तरफ ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों पार्टियां एक दूसरे से आगे बढ़ने में जुटी हैं। बीजेपी यूपी में 6 रथ यात्रा निकालने वाली है तो समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी को बीजेपी ने अपनी तरफ मिला लिया तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया। बीजेपी ने पूर्वांचल की 2 पार्टियों से गठजोड़ कर लिया तो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 3 पार्टियों से। बीजेपी ने दूसरे दलों के 3 विधायकों को तोड़ लिया जिनमें से 1 विधायक समाजवादी पार्टी का है। साथ ही एसपी के 4 एमएलसी को भी बीजेपी ने अपने में मिला लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 9 विधायकों को तोड़ा जिनमें से 1 विधायक बीजेपी के हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां करने वाली हैं तो जवाब में अखिलेश भी उन्हीं इलाकों में रैली कर रहे हैं। अब कल ही गृह मंत्री शाह सहारनपुर में होंगे तो अखिलेश ललितपुर में। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की काट तलाशने के लिए रोज नए नए तीर निकाल रही हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक खास ब्रह्मास्त्र है और वो है हिंदुत्व का, जिसे मथुरा के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकाल लिया है। आपको संवाददाता पंकज झा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखिए बीजेपी की मथुरा में मंदिर वाली सियासत का पूरा विश्लेषण। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या के कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। अयोध्या में जब योगी आदित्यनाथ विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति दे रहे थे, उससे चंद घंटों पहले यूपी के चुनावी यज्ञ में उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदुत्व के घी में ध्रुवीकरण की समिधा के साथ मथुरा वाली आहुति डाल दी। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू। यूपी चुनाव में चंद महीनों का वक्त बाकी है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट बता रहा है कि अपनी चुनावी विजय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सिर्फ अयोध्या के भरोसे नहीं रहना चाहती। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ भावनाओं का ज्वार कम हो गया है, लिहाजा अब रणनीति मथुरा को केंद्र में लाने की है। कि वो जब एक बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं तो उन्हें हिंदू भाइयों की भावनाओं की कदर करते हुए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को पूरी तरीके से हिंदुओं को सौंप दिया। प्रकार से अयोध्या में बड़े लंबे संघर्ष के साथ में और पूरी भारत की न्यायपालिकाओं का पालन करते हुए वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी क्रम में हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी मथुरा में निर्माण हो। शास्त्र के अंदर कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। सभी मोक्षदायिनी है, ये 7वां स्थान मोक्षदायिनी। मौर्य ने ट्वीट भर किया, लेकिन योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह तो मरने मारने की बात करने लगे। देखिए, मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा कहा जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सुना आपने मंत्री जी को, मथुरा का नाम आते ही तेवर गर्म होने लगे। तो क्या अब मथुरा के सहारे बीजेपी अपनी चुनावी नैया पार कराने की कोशिश में है? दरअसल अयोध्या, मथुरा और काशी का सीधा कनेक्शन हिंदुत्व से है।
और ये वो कनेक्शन है जिसका सीधा असर यूपी की राजनीति में 2014 से ही दिखाई दे रहा है। 14 सालों के वनवास के बाद मिली यूपी की सत्ता को बीजेपी हिंदुत्व के इसी धार से सींचते रहना चाहती है ताकि वोटों की फसल लहलहाती रहे। हिंदुत्व के इसी मॉडल को बीजेपी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ाया और अब काशी में इसका अगला अध्याय लिखा जाएगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम के इस नए अवतार को प्रचारित करने के लिए लगभग 1 महीने तक काशी में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी इन कार्यक्रमों के जरिए हिंदुत्व की भावना में उभार लाने की कोशिश में है। अब बीजेपी का प्लान समझिए। अवध इलाके के लिए अयोध्या, पूर्वांचल के लिए काशी विश्वनाथ धाम, ब्रिज और पश्चिमी यूपी के लिए बांके बिहारी, यानी पूरे यूपी को हिंदुत्व के भगवा रंग में रंगने की तैयारी है। विपक्ष भी बीजेपी की इस रणनीति को समझ रहा है। विपक्ष निशाना तो साध रहा है, लेकिन जरा बच के। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सवाल उठा रही है तो वो हार स्वीकार कर चुके हैं। ये हारने वाले लोग हैं जिन्होंने हार चुनाव से पहले स्वीकार कर ली है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको सफाया करेगी, क्योंकि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। मौका चुनाव का है, इसीलिए बीजेपी हो या विरोधी दल, हर कोई देख रहा है कि वोट का ऊंट कैसे उसकी करवट बैठता है। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो इनके बीच अब मथुरा की हवा बहने लगी। तो क्या बीजेपी मथुरा का दांव इसलिए तो नहीं चल रही कि मई में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में यहां बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी? यहां की 33 सीटों में सिर्फ 8 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। तो क्या कोर हिंदू वोटों को लुभाने की यह बीजेपी की कोशिश है? और क्या पिछले विधानसभा चुनाव में मिली जीत को कायम रखने का बीजेपी का यह प्रयास है? सरकार ने कृषि कानून वापस कर लिया, लेकिन किसानों का गुस्सा बना हुआ है। ऐसे में क्या किसान आंदोलन की काट में आस्था का दांव चला गया है? बीजेपी के सामने यूपी का सबसे बड़ा चैलेंज है, तो कांग्रेस के सामने चुनाव से ज्यादा अस्तित्व बचाने की चुनौती आ खड़ी हुई है। कांग्रेस के सामने विपक्ष की राजनीति में चैलेंजर बनकर उभरी हैं ममता बनर्जी। उन्होंने आज तो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के वजूद पर भी सवाल खड़ा कर दिया और सवाल खड़ा कर दिया राहुल गांधी के नेतृत्व पर। आप देखिए मुंबई से संवाददाता रौनक कुकड़े की यह खास रिपोर्ट। अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? तैयार करेगा बैठ के। ममता बनर्जी ने एक झटके में कांग्रेस को अकेला कर दिया, यानी ममता की चली तो विपक्ष की धुरी कांग्रेस नहीं होगी। तो फिर क्या ममता किसी तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही हैं? और उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस कमजोर हो। And it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. बंगाल में जीत के हैट्रिक लगाने के बाद ममता के सपने इतने बड़े हो गए हैं कि कोलकाता के दायरे में समाते नहीं। उनको नई दिल्ली दिख रही है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए के सामने अगर वो यूपीए का हिस्सा बनती हैं, तो खुदा ना खास्ता यूपीए पावर में आ भी गई तो बागडोर कांग्रेस के किसी नेता को मिलेगी। अब कांग्रेस के लिए ममता क्यों अपना खून पसीना बहाएं? इसीलिए वो शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं शरद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू है। हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लोगों का भरोसा रहेगा। वो किसके नेतृत्व में हुए कौन जाएंगे ये सेकेंडरी बात। ममता का दिल्ली चलो अभियान गोवा से लेकर असम और मेघालय तक कांग्रेस की टूट फूट में साफ दिखता है। इसीलिए उन्होंने नाम भले नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी की नेतृत्व और सियासी शख्सियत दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारा बंगाल में अच्छा है,
हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से ये लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम तो विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? ममता की रणनीति तैयार करने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाकर ममता ने विपक्ष के पुराने मोर्चे पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब जो तस्वीर निकल रही है उसमें बहुत सी रीजनल पार्टियां ममता के साथ दिख रही हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना ममता के प्रति उदार दिख रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी खुल्लम खुल्ला ममता की दुहाई देती है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ममता के साथ नजर आ रही है। तो क्या ये छोटे छोटे दल मिलकर ममता के बड़े सपने को दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं? कांग्रेस कह रही है कि ऐसे कैसे बगैर उसके कोई कर सकता है दिल्ली की राजनीति। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, इसी पार्टी से वो भी निकल के गई हैं, एक ही विचारधारा है, कोई अलग अलग है नहीं, या जो रीजनल पार्टीज में है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है तो कांग्रेस पार्टी है। ममता ने जब बंगाल जीता था तो कांग्रेस शून्य पर रहकर भी इटला रही थी कि बीजेपी को ममता ने रोक दिया। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी को हटाने के लिए ममता पहले कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान पर निकली हैं, तो कांग्रेस को सोचना होगा कि उसकी राजनीति क्या विपक्षी दलों को भी रास नहीं आ रही। मुंबई से संवाददाता रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय आपके सामने एक बार फिर से रख देता हूं। हमारी राय यह है कि राजनीतिक रथ यात्राएं भी तभी कामयाब होती हैं जब वो लोगों के असल मुद्दों से जुड़ी होती हैं। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर हमें भेज सकते हैं। हम आखिर में आपको दिखाएंगे कितने लोग हमारी राय से सहमत हैं, कितने नहीं। और अब बात महंगाई की, जिसने आम आदमी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। मुद्दा बड़ा है, इसीलिए विपक्षी दल भी इसमें कूद पड़े। थाल और दाल, जी हां, इसकी दलीलें दी जा रही हैं। लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक आ पहुंची और चल रही है फुल टॉस राजनीति। आप देखिए मेरे सहयोगी प्रशांत, आशीष सिंह और अंकित गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आम जनता के लिए जीडीपी माने गैस, डीजल और पेट्रोल वही बढ़ा है। इस सरकार को चिंता नहीं है, चिंता है केवल सत्ता के पद में चूर रहने। अगर माचिस की कीमत भी डबल हो जाती है तो फिर कैसे इंसान का जीना होगा। 2014 में कहा था महंगाई की मार अब मोदी सरकार है और महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। गोली गोली में शोर है, अच्छे दिन रो रहे। गरीब आदमी खाए क्या? घास की रोटी। तो मैं पूरा निंदा करता हूँ, महंगाई को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रहा है। बढ़ती महंगाई का सेहरा पूरे विपक्ष ने सरकार के सिर बांध दिया है। बात आम आदमी से सीधे जुड़ी है, इसलिए विपक्ष कमर की पेटी बांधकर मैदान में उतर आए हैं। जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि जन धन वाले ही जन का धन लूट रहे हैं, इसलिए एक ही सांस में सरकार को कोसा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि माचिस के डिब्बी से लेकर मिर्च तक आखिर महंगाई बढ़ी तो बढ़ी क्यों, और जिम्मेदार है तो है कौन? रोटी आप बना नहीं सकते, बिल्कुल। गेहूं आपको मिल नहीं रहा है, और जो गेहूं आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी इतनी खराब है जी। तो गरीब आदमी खाए क्या? घास की रोटी। ईंट लगा के बीच में कंडा और सूखे घास लगा के चूल्हे जलाते हैं कि नहीं गांव में लोग? क्या करेंगे? तो पत्थर से पत्थर घिस के आग लगाए। गरीबों के थाल से दाल गायब है, सब्जी गायब है, लेकिन इस सरकार को चिंता नहीं है, चिंता है केवल सत्ता के पद में चूर रहने। ये जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश और नेपाल जैसे गरीब मुल्क में भी भारत से कम प्राइस है। आप एक गरीब या मध्यम वर्ग को ही सोच लीजिए, उसकी थाली की साइज छोटी होती जा रही है। ये सिलेंडर के रेट या पेट्रोल डीजल के रेट या सब्जियों के रेट क्या माननीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहे हैं? अगर देखने के बाद भी जुबान पे ताला लगा है ना,
यानी कि उस ताले की चाबी इनके क्रोनी पूंजीपति मित्रों के पास है। 130% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाले लोग ज्ञान बांट रहे हैं राज्य सरकारों में। राज्य सरकारों का जीएसटी भी आप लोग नहीं देते हैं। हम कब से महाराष्ट्र सरकार उसकी मांग कर रही है, अपनी विफलता का दोष दूसरों पे मढ़ेंगे। विपक्ष के आरोप सियासी जरूर हैं, लेकिन मौजूदा दौर में वाजिब भी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि अब आम आदमी भूख के हिसाब से नहीं बल्कि जेब में पड़ी रेजगारी के हिसाब से खाने को मजबूर है। और सरकार की मजबूरी ये है कि विपक्ष के आरोपों पर उसके पास कहने को ज्यादा कुछ है नहीं सिवाय जीडीपी को छोड़कर। जो हमने फैसले लिए थे, अब नाउ इट इज पेइंग द डिविडेंड, ये तेजी से बढ़ रहा है। आज 8.4% है, लेकिन आगे आने वाले में डबल डिजिट भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस दुनिया के बहुत सारे लोग जो एनालाइज करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 9.9% से 10% और उससे भी ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। जीडीपी की तस्वीर हसीन जरूर है, लेकिन आम आदमी को आंकड़ों की बाजीगरी से ज्यादा मतलब बाजार में मिलने वाले आलू प्याज से होता है, जो साफ तौर पर परेशान हैं, नाराज हैं, और ये नाराजगी अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी दे सकती है। इसीलिए संसद से अलग सड़क पर भी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह से क्रिकेट टीम बनाया गया और पूरी मोदी कैबिनेट है यहाँ पर, मुखौटे पहन करके ये आरोप लगाते हुए कि महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। ये महंगाई वर्ल्ड कप जीत के आया है क्रिकेट टीम, इनको मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्यों तो आज भी सुबह सुबह ये टीम इंडिया पहुंचा है जीत के, जो कमर्शियल गैस 100 रुपीज बढ़ा दिया है। तो हर चीज में महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई है, एक कैबिनेट है तो महंगाई है। मनमोहन राज में कभी बीजेपी भी सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठा करती थी, और वही काम आज कांग्रेस कर रही है। सड़क पर कार्यकर्ता हैं तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी भी पूरा जोर लगा रही हैं, जुमलों के जिक्र से जनता को रिझा रही हैं। अब सरकार के लिए चुनौती दो तरफा है, एक तरफ उसे विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है, तो दूसरी तरफ जनता की अदालत में ये साबित करना है कि ऑल इज वेल। जिस संसद में जनता से जुड़े हुए इस महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां पर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के गतिरोध के चलते कार्रवाई लगातार टलती जा रही है। हालांकि विपक्ष कहता जरूर है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन आज की तारीख में उसी विपक्ष के हंगामे के चलते रोजाना संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और देखिए, महंगाई की मार एक तरफ है, दूसरी तरफ है जीडीपी, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कल ही दूसरी तिमाही की जीडीपी की रिपोर्ट आई, जो बेहद उम्मीद जगाने वाली है। हम आपको बताते हैं कि कैसे टीकाकरण की तेज रफ्तार ने जीडीपी को भी रफ्तार दी है। पिछले साल की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2020 में देश की विकास दर 3.01% थी। मार्च के महीने में ही कोरोना आया और लॉकडाउन भी लगा, जो 31 मई तक चला, और इसका असर 2020-21 की पहली तिमाही पर पड़ा, जब विकास दर -24.4% हो गई। पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच कोरोना के साए में जीडीपी दर -7.44% ही रही, लेकिन इस साल के जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी दर सकारात्मक हुई, 1.64% हो गई। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें वैक्सीनेशन की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि फरवरी से ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। उस दौरान 8,68,00,000 टीका प्रतिदिन लगे हैं और 68,000। 2021-22 की पहली तिमाही में विकास दर 20.13% पहुंची। उस दौरान रोजाना 28,17,000 टीके लगे और दूसरी तिमाही में विकास दर 8.4% रही। इस दौरान रोजाना 56,92,000 टीका लगे हैं। कोरोना का टीका तो ताबड़तोड़ लग रहा है, लेकिन जनता कह रही है कि सरकार को महंगाई से छुटकारा दिलाने वाला टीका भी जल्द ढूंढना चाहिए, क्योंकि महंगाई ने मिडिल क्लास के बजट का बंटाधार कर दिया। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब जो आग लगाने वाली चीज माचिस, वो भी आग लगाना भी महंगा हो गया। 20% जनता जो है इस समय महंगाई से रो रही है। सिलेंडर महंगा है, आटा दाल चावल सभी महंगा है।
अरे महंगा कीजिए, हवाई जहाज का टिकट महंगा कीजिए, रेल का टिकट महंगा कीजिए, और चीज़ें महंगा कीजिए। आय तो उतना ही है, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। यही चिंता आज देश के हर आदमी को खाए जा रही कि आखिर महंगाई के इस दौर में वर्तमान संवरता नहीं, भविष्य कैसे संवारेंगे। पेट की भूख तो मिटती नहीं, फिर जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाएंगे। क्योंकि पहले जब महंगाई बढ़ती थी तो सिर्फ बजट बिगड़ता था, लेकिन आज की महंगाई में बजट बचा ही नहीं। सबसे ज्यादा मुसीबत में मिडिल क्लास है, जिसकी जिंदगी पहले ही किस्तों पर चल रही, और अब महंगाई ने उसे दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। लक्ष्मी नगर की रहने वाली अंजू को ही देख लीजिए। इनके पति स्नैक्स की दुकान चलाते हैं, लेकिन महंगाई ने दुकान और मकान दोनों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया। हालात इतने बुरे हैं कि नौबत बच्चों की ख्वाहिशों के कत्ल करने तक आ गई है। बच्चों को भी थोड़ा सा समझाया जाता, नहीं बेटा महंगाई इतनी है तो आप लोग पहले, बच्चे हैं, कई बच्चे मान जाते हैं और कई नहीं मानते, लेकिन घर को जो है वो पूरा मैनेज करने के लिए जो बजट चलाना चाहिए, बजट तो हो ही नहीं रही है। अगर आप 500 रुपए दुकान पे लेके गए हैं तो आप उसमें से बचा के नहीं ला सकते, पूरे के पूरे पैसे ही लग जाते हैं। पिछले एक साल में महंगाई ने कैसे गृहस्थी को डामाडोल किया है, उस तस्वीर को आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। पिछले साल आज ही के दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर 594 रुपए का था, अब 900 का है। सीएनजी 43 रुपए 40 पैसे का था, अब 52 रुपए 4 पैसे का है। तेल 136 रुपए लीटर था, अब 186 का मिल रहा है। दूध 55 रुपए लीटर था, अब 57 रुपए है। टमाटर 36 रुपए से बढ़कर 70 के करीब पहुंच गया है। और नए साल की शुरुआत में तो जूते, कपड़े, लत्ते भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने का ऐलान कर दिया, जिससे जयपुर का अरोड़ा परिवार अभी से चिंता के समंदर में डूब गया है। कोरोना के बाद हमारे व्यापार 30% तक ही रहा, यानी 70% व्यापार हमारा डाउन हो गया। हमारे को खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो गया, हमको अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा और हमको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशानियां आई। कटौती तो संभव नहीं है, ये रूटीन की चीजें तो रोज चाहिए ही चाहिए। सोच सोच के करते हैं, फिर भी घर का जो होता है नॉमिनल खर्चा वो तो चलाना ही पड़ रहा है, पर दिक्कत हो रही है। महंगाई की फेहरिस्त में अगर पेट्रोल डीजल के रेट का जिक्र कर दें तो मुमकिन है मारे गुस्से के आपके बदन में आग लग जाए। हालांकि आज दिल्ली के लोगों को पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर थोड़ी राहत जरूर मिली। दिल्ली सरकार ने 8 रुपए वैट कम कर दिया। राजधानी दिल्ली को एक नई खुशखबरी मिली है। वैट घटने की वजह से कल से पेट्रोल की कीमतें 8 रुपए कम हो जाएंगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत है 103 रुपया 97 पैसा। अभी इतना पेट्रोल महंगा, इससे तो काफी बजट भी खराब हो रहा है बंदों का, गाड़ियां तो चलानी पड़ रही है, मजबूरी है वो तो। पर पेट्रोल कम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी चलाने वाले के लिए तो फर्क पड़ेगा ही, काफी फर्क पड़ेगा। और अभी भी खैर फर्क भी है और नहीं भी है, बात तो एक ही है, लेकिन कम हो जाएगा तो काफी फर्क पड़ जाएगा। भागते भूत की लंगोटी सही, राहत छोटी है मगर कुछ तो बचा। पर उन लोगों का क्या जो महंगाई की महफिल में खुद को नंगे बदन महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, मोबाइल के रिचार्ज को देख लीजिए, चाहे बैंकों की किस्त को देख लीजिए, लोन के जो है उनका जो उसमें इंटरेस्ट रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और एफडी का ब्याज रेट कम होता जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर अभी हमारा 950 का आया, जो कि सीधे ने 100 रुपए एकदम से उसमें बढ़ा दिए थे। खाने का तेल बहुत महंगा है, 220, 230। गरीब आदमी क्या करेगा? अब देखो फुटपाथ पे साथ धंधा करता, वो माल का भी भाव बढ़ रहा है। 1 रुपए की माछी 2 रुपए में हो गई है सर। कोरोना के पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, 1000-2000 बचा भी लेते थे, अब तो बचा भी नहीं जा रहा है, हर महीने में कर्जे ही होते जा रहा है। गैस के दाम, स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, हर चीज बढ़ रहा है। मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन सी सब्जी पे हाथ रखें, क्योंकि कोई भी सब्जी हम देख रहे हैं तो वो सबके रेट इतने ज्यादा हैं कि समझ ही में नहीं आता कौन सी सब्जी आज बनाएंगे। तो आप बताइए 30 रुपए किलो जिस घर में आलू जाएगा उसमें सरसों का तेल है, धनिया है, मिर्ची है, डाल कर एक टाइम की सब्जी कम से कम 70 रुपए की बनेगी। उसमें भी 4 प्राणी ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। कोई भी बिजनेस अभी चल नहीं रहा है, खाने के लिए रेस्टोरेंट डाला तो उसके बाद ठेले पे आ गए, ये असर पड़ा है। हम लोग पहले बाइक से जाते थे, पेट्रोल महंगा होने के कारण कन्वेंस से जाने लगे, अब तो कन्वेंस भी बढ़ चुका है और कन्वेंस से जाने के चक्कर में अब तो हम लोग कॉलेज के दिन में 2 ही 3 बार हफ्ते में जाते हैं। महंगाई वो दलदल बन गई है जो लोगों को लगातार नीचे की ओर खींच रही। पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार ने वैट जरूर घटाया था, लेकिन लोगों में नाराजगी इस चीज को लेकर है कि बाकी मोर्चों पर सरकार कुछ करना तो दूर,
कुछ करने का मन बनाती भी नहीं दिख रही। तो किसान एमएसपी को लेकर सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन किसानों की दुश्वारियां अभी कायम हैं। आंदोलन खत्म करने के लिए किसान नेताओं की राय बटी हुई है, लेकिन ये भी दिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि वो साथ साथ हैं। वो किसान दिखाना चाह रहे हैं भारत दरअसल एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहां के किसान बेहद परेशान हैं। 1950-51 में देश में किसानों की आबादी 7 करोड़ थी, जो आज करीब 15 करोड़ तक पहुंची है। अगर कुल आबादी में किसानों की हिस्सेदारी आप देखें तो आजादी के बाद वो 19% थी, लेकिन आज घटकर 11% रह गई। यानी लोग खेती से कतरा रहे हैं। देश की जीडीपी में तब खेती की भागीदारी 52 थी, जो अब घटकर 20% हो गई है। जब देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं लेकिन खेती नहीं कर सकती। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि खेती उस तरह से तरक्की नहीं कर पाई जैसा करना चाहिए था। अब आलम यह है कि 1950 के दशक से अब तक जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी 52% से घटकर 20% तक आ गई है। तो अब बात किसानों की, और सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों ने घर वापसी का ऐलान नहीं किया। हालांकि पंजाब हरियाणा के कुछ किसान जत्थों ने वापसी के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चा की नजरअंदाजी नहीं करना नहीं चाहते हैं। किसानों के इस कंफ्यूजन पर आम किसान क्या राय रखते हैं, आपको एक खास रिपोर्ट हम दिखाते हैं। जय जवान जय किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल आंदोलन का जो अलग जगह था, वो अपने अंतिम पड़ाव पर आकर फंस सा गया है। पंजाब हरियाणा के किसान संगठन घर वापसी चाहते हैं, तो पश्चिमी यूपी के किसान नेता चाहते हैं कि तंबू तना रहे, मोर्चा अड़ा रहे और किसान खड़ा रहे। कोई नहीं जा रहा, सब यही है। और जब तक इसका समाधान नहीं होगा पूर्ण रूप से, जब तक ये आंदोलन धरने ये खत्म नहीं होंगे। हरियाणा सीएम ने बुलाया है लोगों को, यूपी के संगीन केसेस हैं, केसेस जब तक वापस नहीं होंगे तो मोर्चे का फैसला है, हम उठकर नहीं जाएंगे। इन अफवाहों में मत आए, हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली एमएसपी की कमेटी बारे जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो ये बयान किसान आंदोलन का एक पक्ष है, जबकि किसानों का एक गुट ऐसा भी है जो दिल्ली की सड़कों पर दूसरी सर्दी नहीं बिताना चाहता। इसी कड़ी में आज हरियाणा के 23 किसान संगठनों की संयुक्त बैठक हुई। तय हुआ कि सरकार दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले ले तो किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। पंजाब के ज़्यादा किसानों की राय है ये धरना खत्म करके स्टेटों में जाना चाहिए, वहाँ लड़ना चाहिए, बाकी डिमांड्स के लिए लड़ना चाहिए। जितनी पूरी हैं उनको लागू करवाने के लिए और जो नहीं मानी उनको मनवाने के लिए। जैसे आंदोलन में शामिल किसान जत्थों की राय बट गई है, वैसे ही देश के बाकी किसान और आम आदमी की राय भी आंदोलन पर बटी बटी है। एमएसपी गारंटी के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे को 5 नाम दो, तो अब वापिस आना चाहिए किसानों को। ये पीछे लग के कोई और मांग, कभी कोई मांग, ये गलत बात है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 दिसंबर को बैठक बुलाई है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकल सकता है। अब एक बार फिर आज की लीड स्टोरी पर राय मैं दोहरा देता हूं। आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय यह है कि राजनीतिक रथ यात्राएं भी तभी कामयाब होती हैं जब वो लोगों के असल मुद्दों से जुड़ी होती हैं। आप हमारी राय से सहमत हैं या नहीं, इसके लिए आप मिस्ड कॉल दीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। 89% लोग सहमत हैं, जबकि 11% लोग असहमत हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।